हाँ जी, इस लेक्चर में अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन चैप्टर 2 फील्ड फोर्स एंड टॉर्क की स्टडीज कर रहे हैं। एनर्जी कन्वर्जन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मशीन्स में। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले इसी टॉपिक पे इसी चैप्टर पे मैंने 2 लेक्चर डिलीवर किए हैं। पहला जो लेक्चर था अपना उसमें बीएच कर्व, हिस्ट्रीसिस लूप कर्व के बारे में स्टडी की थी, और दूसरा जो कर्व था उसमें अपन ने लिंकेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया था। लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज एंड करंट, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, को एनर्जी, फील्ड एनर्जी, को फील्ड एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो डेफिनेटली आपको वो लेक्चर बहुत पसंद आए होंगे। वो लेक्चर इसका थोड़ा सा बेस है, इसलिए यदि आप नहीं गए हैं तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू दीज लेक्चर्स। डेफिनेटली दी लेक्चर्स सपोर्ट्स यू। आप उन लेक्चर्स को नहीं गए हैं, नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं देखा है, तो डेफिनेटली वो लेक्चर्स में से जाएं। वो आपको इस लेक्चर को, इस टॉपिक को समझने में बहुत सारी हेल्प करेंगे। मैं पिछले 23 साल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को और टीचर्स को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट स्टडीज दे रहा हूँ, डिफरेंट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, डिफरेंट लेक्चर्स ले रहा हूँ, डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। आप डेफिनेटली मेरे इस लेक्चर में बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको 95% टीचर्स जो है वो स्किप कर जाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाने से जी चुराते हैं। मैंने भी जब पढ़ाना शुरू किया था तो 5 साल तक पढ़ाया नहीं इस टॉपिक को। मतलब 5 साल तक मैं पढ़ाया और इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया, क्लास में गया और इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया। लेकिन मुझे पता लगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने स्टडी की और मैंने इसको इतना अच्छे से इसको स्टडी की कि मुझे लर्न हुआ, मुझे समझ में आया, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। अब तो बच्चों को मैं एक बार समझाता हूँ तो भी उनको समझ में आ जाता है। बहुत मजेदार टॉपिक है, इतना बेसिक टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली पूछा जाता है। इसलिए देखिए, ये एक आपका रिले है, ये आपकी एक रिले है, और रिले में ये आपका आर्मेचर है। और इस आर्मेचर की 2 पोजीशंस होती हैं। एक इस आर्मेचर की ओपन पोजीशन होती है और एक इस आर्मेचर की क्लोज पोजीशन होती है। एक इस आर्मेचर की ओपन पोजीशन है, यहाँ अपन ने वाइंडिंग लगा रखी, यहाँ पे अपन ने सोर्स लगा रखा है प्लस माइनस। और दूसरी इसी आर्मेचर की क्लोज पोजीशन, ये इस आर्मेचर की क्लोज पोजीशन। इसमें कोई भी एयर गैप नहीं है, क्लोज्ड है, यहाँ क्लोज्ड है। ये अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वहां जाएं तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट ले रहा हूँ। ये आर्मेचर है, आर्मेचर पे वाइंडिंग है, वाइंडिंग की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे ट्रेवल करता है। और इसका यदि अपन लिंकेज फ्लक्स और करंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो डेफिनेटली इसमें एयर गैप है, ये गैप है, एयर है, एयर गैप, और इसमें एयर गैप नहीं है। एयर गैप होने की वजह से, ये गैप होने की वजह से क्या होता है, ये एयर गैप है, और इस गैप होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ फ्लक्स की वैल्यू कम रहेगी। तो फ्लक्स का फाइनल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बनाए फ्लक्स का, और करंट के साथ यदि कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें लिंकेज फ्लक्स का, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू इतनी होगी, फ्लक्स की ये वैल्यू होगी φ1, फ्लक्स की वैल्यू होगी φ1, और ये जो एरिया होगा ये मैग्नेटिक स्टोरेज एनर्जी का एरिया होगा। एनर्जी मैग्नेटिक स्टोरेज
मैग्नेटिक स्टोरेज एनर्जी, और ये करंट की वैल्यू होगी आई। ओके, ये क्लोज पोजीशन में है, तो इस क्लोज पोजीशन होने की वजह से इसमें जो करंट होता है वो इतने करंट में इतना फ्लक्स सेटअप होना चाहिए। ये फ्लक्स φ1 है, वो इतने करंट से सेटअप हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इससे कम करंट पे सेटअप हो जाएगा। इतने करंट से सेटअप, आधे करंट पे सेटअप हो गया। फिर आधे करंट से और फ्लक्स की वैल्यू आएगी और फ्लक्स में सैचुरेशन इंपैक्ट आ जाएगा और इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो गया। मतलब इतने करंट से इतना फ्लक्स सेटअप हो गया, ये बहुत कम करंट है। और ये कैरेक्टरिस्टिक में ये जो टोटल फ्लक्स हुआ वो वैल्यू ज्यादा होगी, ये φ2 फ्लक्स हो गया। इसमें फ्लक्स की वैल्यू टोटल में ज्यादा होती है क्योंकि क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट में एयर गैप नहीं है तो रिलक्टेंस कम ऑफर होता है, रेजिस्टेंस कम लगता है। मैग्नेटिक पाथ के सर्किट में तो ज्यादा फ्लक्स सेटअप हो जाता है उतनी करंट से। इसको मैग्नेटिक सैचुरेशन इंपैक्ट भी बोलते हैं। और ये जो है आपका हेज्ड एरिया है, ये टोटल इसकी एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी को डिनोट करता है। ये मैग्नेटिक स्टोरेज एनर्जी को डिनोट करता है। डेफिनेटली इसमें फ्लक्स की वैल्यू पहले वाले फ्लक्स से लगभग 2 गुनी की जो बराबर हो जाती है। और इसे इस मशीन की डिजाइन करें, हर एक इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो ओवर फ्लक्स के लिए डिजाइन होती है, सैचुरेशन के लिए डिजाइन होती है। उसमें सैचुरेशन की वैल्यू रेटेड वैल्यू से 2 गुना के आसपास अपन ने सेटअप कर दिया है। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती हैं वो 5 से 10% ओवर से जो फ्लक्स कैरी करने के लिए जो डिजाइन होती हैं। ओके, तो ये आपकी स्टोरेज एनर्जी हो गई है। अब अपन इस यूनिट में इस वाले जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि यदि आर्मेचर का, अभी तक अपन ने पढ़ा है कि आर्मेचर स्टेशनरी पोजीशन में, अभी तक अपन ने इसमें पढ़ा हुआ है कि आर्मेचर जो स्टेशनरी पोजीशन में, ये तो ओपन पोजीशन में, ये क्लोज पोजीशन में। अब अपन यदि पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये एक जो है आपका रिले है और रिले का आर्मेचर जो है वो मूव कर रहा है और ये इस पोजीशन से मूवमेंट करके और इस पोजीशन तक जाने की कोशिश कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है। तो मूव करेगा तो मूवमेंट के भी 3 मेथड्स हैं। मूवमेंट के 3 मेथड हैं। पहला स्लो मोशन, स्लो मूव, स्लो मूवमेंट। सेकंड फास्ट मूवमेंट, that is instantaneous. Instantaneous. And third one, not fast, not slow, not so much fast, not so much of the slow, that is a transient. ट्रांजिएंट मूवमेंट। इस टाइप में इस प्लंजर के अपन 3 टाइप में मूवमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा सुपरफिशियली आपको बता देता हूं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुपरफिशियली थोड़ा थोड़ा ऊपर से मैं इसको समझा देता हूं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं। इन 3 टाइप के मूवमेंट से जो लिंकेज फ्लक्स और करंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है और कैसे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं। पहला जो मोशन है वो हो गया स्लो मोशन। स्लो मोशन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेट होता है आपका, स्लो मोशन से जो कैरेक्टरिस्टिक जो आपका सेट हुआ वो कैरेक्टरिस्टिक स्लो मोशन से जो कैरेक्टरिस्टिक सेट हुआ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का सम है इसमें।
एक करेक्टरिस्टिक है सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक, दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो ओपन करेक्टरिस्टिक, और ये करेक्टरिस्टिक है सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक और एक है ओपन करेक्टरिस्टिक। ये दो करेक्टरिस्टिक्स। इसमें यदि आपका मोमेंट होता है यहां करंट I1 है, यहां फ्लक्स φ1 है, यहां फ्लक्स φ2 है, तो ये जो मोमेंट होगा वो यदि स्लो मोशन होता है तो करंट में कोई चेंज नहीं आता, I1 कांस्टेंट। स्लो मोशन फर्स्ट वाला करंट कांस्टेंट रहता है। तो ये मोमेंट ऐसे होता है, पोजीशन ए से बी जाएगा, बी सी डी 0 ई, ये कैरेक्टरिस्टिक। फ्लक्स φ1 से बढ़ के φ2 हो जाता है। जब सडन ओपन से क्लोज होता है तो फ्लक्स की वैल्यू φ1 से φ2 हो जाती है। क्लोज हो जाता है तो रिलेक्टेंस कम हो जाता है, एयर गैप कम हो जाता है, तो डेफिनेटली फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ये यदि एयर गैप हट जाता है तो ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन में चला जाता है, तो फ्लक्स की वैल्यू जो है, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे I1 φ1 थी और यहाँ पे φ2 हो जाती है, तो ये इस मूवमेंट में चला जाता है। तो ये जो एरिया है ये पहले ये एरिया होता है, पहले इसका जो एरिया होता है, जो एनर्जी स्टोरेज एनर्जी होती है, फर्स्ट इनिशियल स्टोरेज एनर्जी होती है, वो ये रहती है। दिस इज द इनिशियल स्टोरेज एनर्जी, दिस इज इनिशियल स्टोरेज एनर्जी, and this is final storage energy. This is final storage energy. अब ये आपको जो समझ में आएगा वो दूसरा मैं जो ग्राफ बनाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा, तो बहुत ज्यादा क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरा मोमेंट है, ई पॉइंट है, आई करंट है, सेकंड जब मूवमेंट है वो फास्ट हो, तो दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक है, एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। ये I1 करंट है, ये φ1 फ्लक्स है, ये φ2 फ्लक्स है। सडन यदि फास्ट मूवमेंट होता है तो करंट डिक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होगा। यहां से आपका मूवमेंट फास्ट होता है, करंट डिक्रीज होता है, फ्लक्स बढ़ता नहीं, एकदम से फास्ट ये प्लंजर फास्ट यहां पे आ जाता है, यहां से फास्ट, तो फ्लक्स एकदम से नहीं बढ़ पाता, फ्लक्स में बढ़ने में टाइम लगता है और फिर फ्लक्स बढ़ता है। ऐसे इस कैरेक्टरिस्टिक में, तो पहले जो स्टोरेज एनर्जी है वो तो ये रही, ये तो इनिशियली स्टोरेज एनर्जी है, ये इनिशियल स्टोरेज एनर्जी, ये फाइनल स्टोरेज एनर्जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फाइनल स्टोरेज एनर्जी। ये फाइनल स्टोरेज एनर्जी, वो इनिशियल स्टोरेज एनर्जी थी, ये फाइनल स्टोरेज एनर्जी। ये बीच का एरिया कॉमन एरिया है, ओके, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम।
आपको ये बस समझना है कि स्लो मूवमेंट होता है तो फ्लक्स चेंज हो जाता है, और phi 1 से धीरे धीरे जब प्लंजर जो है, आर्मेचर है, वो यहां से यहां तक मूव करेगा तो फ्लक्स बढ़ता चला जाता है और करंट कांस्टेंट मेंटेन रहता है। फ्लक्स धीरे धीरे ये पोजीशन में चला जाएगा तो फ्लक्स phi 2 हो जाएगा। सडन यदि एकदम से यहां पे आ जाता है, आर्मेचर एकदम से यहां पे आ जाता है सडन, तो फ्लक्स बढ़ नहीं था, एकदम से आ जाता, बढ़ने से पहले फ्लक्स को बढ़ने में टाइम, तो करंट डाउन होता है और फिर धीरे 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 करंट वापस अपनी पोजीशन को गेन करता है। करंट एक बार डाउन हो जाता है, फ्लक्स उतना ही बना रहता है, कांस्टेंट फ्लक्स के ऊपर ऐसा ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स को बढ़ने में टाइम लगता है, टाइम आपने दिया नहीं है, तो फ्लक्स कांस्टेंट पे जो है वो कांटेक्ट हो जाता है, उसके बाद में फ्लक्स बढ़ जाता है। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, नहीं तो स्लो मोशन हो और नहीं फास्ट मोशन। ये कैरेक्टरिस्टिक एक है, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ करंट I1 है, यहाँ फ्लक्स phi 1 है, यहाँ phi 1 है, यहाँ phi 2 है। तीसरे में ये यहां से जाता है, मीन्स धीरे करंट भी कम होता है, फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता है, फिर यहां से यहां पे जाता है। ओके, ये तीसरी पोजीशन है जब नहीं तो धीरे और नहीं फास्ट, आर्मेचर का मूवमेंट स्लो स्लो होता है, इंटरमीडिएट, नॉट सो फास्ट नॉट सो स्लो, इन बिटवीन। तो फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता है, इतना फास्ट भी नहीं बढ़ता, करंट कम हो जाता है पहले, फिर फ्लक्स जो बढ़ने लगता है, सैचुरेशन की तरफ जाने लगता है, करंट बढ़ने लगता है, करंट कांस्टेंट पे ये ट्रांजैक्शन हो जाता है। इसमें भी यदि एरिया बताएं तो पहले स्टोरेज एनर्जी का एरिया था, पहले ये स्टोरेज एनर्जी का ये एरिया रहता है, और बाद में स्टोरेज एनर्जी का ये एरिया होता है, ये बाद में स्टोरेज एनर्जी। ये phi 1 फ्लक्स है, ये phi 2 फ्लक्स है, ये I1 करंट है। इस तरह से अपन तीन डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, कि तीन टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं। अपन ने तीन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश की है और तीन टाइप के मूवमेंट हुए। ये प्लंजर के डिफरेंट टाइप के मोशंस के अकॉर्डिंग। अब इस मोशन से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। क्या फील्ड में चेंज, एक इक्वेशन होती है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन फील्ड एनर्जी प्लस मैकेनिकली वर्क डन। ये बेसिक इक्वेशन है एनर्जी कन्वर्जन की, वेरी फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द एनर्जी कन्वर्जन। पहले अपन इस फिगर से देखें, इस एरिया को मैं तीन चार एरिया में डिवाइड कर देता हूं। एक ये एरिया है, ये 1 है, एक ये एरिया है, ये 2 है, एक ये एरिया है 3 है, एक ये एरिया है 4, ये चार एरिया में बटा। Electrical input energy, that is I d phi, electrical input energy, that is I d phi। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
अपन एनर्जी कन्वर्जन के वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होगी और कहां से अपन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे इसकी इक्वेशंस को अपन फाइंड आउट करेंगे। इज इक्वल टू चेंज इन फील्ड एनर्जी। पहले इसकी फील्ड एनर्जी है वो एरिया 1 और एरिया 2 है। मैंने बताया पहले फील्ड एनर्जी ये है, पहले ये F1 यहाँ पर प्लंजर की पोजीशन जब ओपन में है तो वो यहाँ पे होता है, उसका फ्लक्स φ1 होता है। तो ये इसकी एरिया जो है 1 और 2 दोनों को है। ये इनिशियल फील्ड एनर्जी जो होती है वो फील्ड एनर्जी में जो चेंज है वो फाइनल फील्ड माइनस इनिशियल फील्ड प्लस W मैकेनिकल ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो I ये करंट है, चेंज इन फ्लक्स ये है, ये d φ2 माइनस φ1। तो इसका एरिया हो गया एरिया नंबर 4 और एरिया नंबर 3। तो इसकी वैल्यू हो गई है एरिया 3 प्लस एरिया 4 इज इक्वल्स टू फील्ड की फाइनल वैल्यू फील्ड है एरिया 2 और एरिया 3, एरिया 2 प्लस एरिया 3 माइनस फील्ड की इनिशियल वैल्यू एरिया 1 एरिया 2, ये फील्ड की इनिशियल वैल्यू प्लस W मैकेनिकल। ये एरिया 2 माइनस एरिया 2, ये एरिया 3 एरिया 3। यहां से W मैकेनिकल की जो वैल्यू आती है इस इक्वेशन से W मैकेनिकल इज इक्वल्स टू एरिया 4 प्लस एरिया 1, ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, एरिया 1 प्लस एरिया 4, एरिया 1 and area 4, that is area 1 and area 4, that is this shaded area, area 1 and area 4. This is nothing, this is the mechanical work done. This is area 1, this is area 1 and this is area 4. This is area 1 and this is for area 4. So it is O, A, B, D, this is the E we are taking. So this is the area O, A, B, E, O. That is the shaded area. So this is the shaded area denotes the mechanically work done. So this is about the first characteristic. Now I will get the second characteristic. When this is the first one. Okay.
That is not the mechanical work done. Mechanical work. Total mechanical work. Okay. So now I am eliminate this one. Now we are taking second one. Now we are taking the second one. This characteristics. This is the characteristic. In this characteristic, this is area 1, this is area 2, this is area 3, this is area 4. This is the different areas. Area 3, this one. Okay. So, as per the formula, when fast movement is there, is armature move fast, then energy conversion is, this is the change in field, so this is the I into this. So I is I and change in this is denotes it by area 3, not area 3 and 4. Because it not take place like this, it take place like this. So it is area 3 only, is equals to. Final field, that is area 2 and 3, that is area 2 plus area 3, that is final field, minus initial field, that is area 1 and 2, that is area 1 plus 2, that is area 1 plus area 2, plus work done mechanical. So area 2 get cancelled out with area 2, it is the common in the both initial and final. And area 3 and area 3 get cancelled out. So that dW mechanical is equals to dW mechanical is equal to area 1, E1. That is this one only. That is this one only. This area represents the mechanical work done. This area represents only the mechanical work done. Okay. And for the third one, for this one, if there is intermediate change, not sudden, intermediate change. If intermediate change, then we are dividing the areas. So this is the area 1, this is the area 2, this is the area 3, this is the area 4, this is the area 5. Area 5 is like this. So this is the change in flux and this is the current. So here it take place like this. So this is the electrical energy input. So that is area 3 and area 4 is equal to final minus initial. Final always it is area 2 and 3. Area 2 plus area 3. At the final minus initial is 1, 2. Area 1 plus area 2 plus D mechanical. So area 2 is common, 1 it cancel out. Area 3 and this area 3 it cancel out. So D mechanical is equal to area 1 plus area 4. So this is area 1 and area 4 means this is the common area. This is the area 1, this is area 1 and this is the area 4. So this is the area 1.
So I reproducing this areas a slow movement, then this denotes the mechanical work done. Here this is I1, I, here this is I, and this is I1, and this is I2. This is for slow. Second, fast, sudden. Then if there is a sudden change, and it takes place like this. So this is the area that denotes the mechanically work done. This denotes the mechanical work done. And third one, if it is transient, moment, then it will take place like this. It will take place like this. Therefore, this is the area denotes the mechanically work done. It denotes mechanical, W mechanical. This denotes W mechanical. His area denoted the W mechanical. So this is the way we can explain the mechanically work done in electrical machine if the movement or there is change in the reluctance, change in the position, change in the flux will take place. Now the energy density. Now we are taking the next topic, that is the energy density in electrical machines. Energy density. Energy density. We know the mechanically work done field energy upon volume is equal to field energy density. Field energy density is field energy upon volume. So field energy is, we know field energy is I d phi. This is field energy. Volume is area into length. That is I
n d phi, not psi, phi upon a l. Volume is area into length. Now I am representing Ni is f mmf per unit length and density d phi per unit area dA is magnetic field density, and this is H. And we know if we are taking this as dW, we know the field energy is equal to field co-energy, and that is equal to 1 upon 2 I into phi, that is 1 upon 2 I phi can be converted F into psi. Okay. Now, this is a capital W, capital one. So, small w field energy is equal to W capital field divided by volume is equals to 1 upon 2 F upon L into phi upon A, and we know it is equal to 1 upon 2. F upon L is mmf per unit length is known as magnetic field intensity H, and phi upon A known as B, so it is BH. And we know B is equal to mu into H, so it is 1 upon 2. B can be written mu H, so it is mu into H square, or it is equals to 1 upon 2 B square upon mu. This is also the energy density in magnetic field. An electrical machine. This represents the energy density in electrical machine. Okay. So this is the way we can explain the energy density, the work done, the mechanical work done, the field energy, the field storage energy. Field storage energy. Okay. The field storage energy as we have already explained, this is the field storage energy. In open position, phi 1, this is the I1, this is for the closed position, this is for the closed position, this is the phi 1, this is the phi 2, for the slow motion,
field storage. Field storage. For the slow motion, field storage. Means it move like this. It move like this. So the initial storage is this one, final storage is this one. W field is equal to, this is the initial, this is the final. So it is the area 1, area 2, area 3. So field final minus field initial. So field final is area of 3 plus area of 1 minus field initial is area of 1 and area of 2. So area 1 get cancel out. So it is area of 3 minus area of 2. This is area of 3 minus area of 2. So it is area of 3. This is area of 3. This is the area of 3 minus area of 2. Minus this area. That area minus this area. Is amount of the field remains storage. So this is the way we can find out the field storage. Okay. Now we are taking how we can find out the mechanical force and torque equation. Mechanical force and torque equation for a electrical machine. Mechanical force and torque equation for a electrical machine. So to do that, to find out that, we'll try to give the equation. We know the basic equation is the electrical energy provided is the mechanical work done and change in the field energy. Change in the field energy. That electrical is equals to work mechanical plus change in field energy. Change in field energy. So electrical input is ID phi, ID psi is equals to the mechanical work done is mechanical force into displacement dx. You know, like this. If it is not like this, this is a straight line. So it is in between these two. It is in between these two. So this is the area. Or we can explain like this one.
We can explain you the armature position. This is the armature. This is this is the armature. That was not the armature. That was the relay. This is the armature, and it moves from here and comes over here to here, and this displacement is dx. Dx is the displacement plus change in field energy. Change in field energy is I1 d phi, the final field, minus the initial field. The final field minus the initial field is d w dash field. W dash field means co-field. So this is the change in the field. You know what happens, as we know earlier, if this is the position, this one, if there is sudden change, you know the change, it moves from the position, so current remains almost constant. There is a change in the flux. So this was the initially one energy, and that was the initially other one energy. So what happens, there is a decrement in one of the energy, otherwise it was here, it shifted over here to here. So there is a decrement in this energy and increment in this energy. This is the increment in energy, there is a decrement in this energy. Okay. So one energy increases, other energy decreases. So field energy means the field energy increases, co-energy decreases. Okay. So this is I1. So this I1 phi1 get cancelled out. So from this equation we will find out field force, mechanical force into del dW is equals to d field dash means co-field. So we can say the mechanical force is, this is the mechanical force. The mechanical force is d f field upon dx. It is the positive. And we know W field dash is equal to minus W, dW field dash is equal to minus dW field. Here the one field is increases, other field is decreases. So there is a opposite changes. So we can finally say the mechanical force, not electrical, mechanical. The mechanical force is equal to minus dW field divided by dx. dW field is equals to, and we know the dW field is this is the relationship we will find out. The force and the relationship we will find out. And we know well W field is 1 upon 2 F into I is equal to 1 upon 2 F into, not F into I, F into phi. You know that is W field is equal to
phi this, and we know phi is equal to F upon reluctance, so we can say phi square into R reluctance. Okay, whatever it is. So we can say thus mechanically force is equals to minus d. W is phi square, phi suppose that is a constant one, so phi square, and change in reluctance, d reluctance upon dx, 1 upon 2, change in reluctance. So it is generated due to the change in reluctance. It is also generated due to change in inductance or permeance. It can be written down minus 1 upon 2 F square into del upon del x dx. Okay. We know this can be written down, even another, this can be written down 1 upon del. So phi can be written down F into del. Phi can be written down F into del. So F, phi can be written down this, phi can be written F into del. So F square into del. Del is permeance. So this is the way we can define. And we define the torque. हमने बहुत धैर्य रखा टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल मशीन्स फील्ड चेंज की वजह से फोर्स और टॉर्क निकालने के लिए पेशेंसफुली आपने सुन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो टॉर्क निकालने वाले, वो आ ही गई है आखिरी में। फोर्स और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है? जो फोर्स होता है वो होता है dw डिवाइडेड बाई dx, इसको फोर्स बोलते हैं, और टॉर्क बोलते हैं dw डिवाइडेड बाई d थीटा। दिस इज ओनली द डिफरेंस। सो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। टॉर्क मैकेनिकल डेवलप्ड इन द मशीन इज माइनस phi square upon 2 d reluctance upon d theta, or it is equals to minus dw field upon d theta, or it is 1 upon 2 minus phi f square d del upon d theta. So this is the way we can easily find out the torque equation, the force equation, the mechanically worked on, the mechanical energy, the area denoted by the mechanical energy, the field change, the co-energy, the field energy, the initial field energy, the final field energy. So all the things we have clearly, each and everything, each and every term of this chapter, that is the field and the torque, we have cleared. You know, the most of the teachers are not taking this topic. ज़्यादातर टीचर 95% टीचर, 100 में से 5 टीचर ही ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आता तो नहीं उनको भी, केवल एक टीचर ऐसा होता है 100 में से जिसको टॉपिक आता है, हार्डली एक्सप्लेन कर सकता है। तो आप लोग ये जो है बेसिक मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें। तो ये 3 लेक्चर हैं अपने कंटिन्यूसली जो मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी कन्वर्जन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके थ्रू जाइएगा
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कोई भी आपको टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यू है, डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स चाहते हैं, कुछ और जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट और नॉलेज चाहते हैं, तो हमें कमेंट लिख के भेजें। डेफिनेटली विल इम्प्रूव इट। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी आपको आने वाली है, जो कंटिन्यूसली होती हैं। वो आपकी जो भी सजेशंस होते हैं उनको प्रॉब्लम्स क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू दिस लेक्चर ऑन increase, enhance, gain your knowledge yourself. Definitely I have 23 years of experience. अभी 23 years का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। मैं 98 में डिग्री किया था, 98 मई, तब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। 98 मई से टीचिंग कर रहा हूँ, तब से मुझे इसका एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली आपको मेरे इस लेक्चर में बहुत गेन हुआ होगा। आप कंटिन्यूसली मुझसे जुड़े रहें और सारे सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पढ़ते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी कहते रहें। मैं शीशरा मौला आपके साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहूंगा। और आप मेरे सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ टेस्ट भी दें। हमारी etestseries.in है, उस पर आप टेस्ट दें, .com पे नहीं दें, वो फॉरेनर की है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।